evolution of photosynthesis. Early primitive heterotrophic bacteria थे उस टाइम में, that could be fed on the organic molecules from their environment and obtain nutrients, energy releasing CO2 as a waste product. So अर्थ लैक्ड ऑक्सीजन गैस, अर्थ पे ऑक्सीजन गैस नहीं थी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। अगर ये फजिल में मिला है कि फोटोसिंथेसिस वाज मोस्टली डूइंग बाय एनारोबिक और रिलीजिंग सल्फर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को वो यूज कर सकते थे एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर और सल्फर को रिलीज करते थे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। फिर नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड द ऑर्गेनिज्म दैट कुड हार्नेस एनर्जी फ्रॉम readily अवेलेबल सन। और फिर 2.7 बिलियन ईयर अगो फोटोसिंथेसिस दैट यूज सनलाइट एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड। और इन्हें कहा गया साइनोबैक्टीरिया, जो आज भी प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में। सो लेट्स अर्थ का प्रीवियस इन्वायरमेंट कैसा था? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, दे वर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ठीक है। अबाउट नाइट्रोजन, CO2 एंड मीथेन, गैसियस ऑक्सीजन इज रेयर। द ओशियन एट दैट टाइम कंटेन ऑल एनरोबिक बैक्टीरिया। ओशियन में क्या था? एनरोबिक बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया थे, सिंगल सेल्ड अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन। फिर about 2.5 to 3.5 billion years ago, one of these microorganism, the unknown ancestor of cyanobacteria, उनमें उनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दे कैन कैप्चर द actually they can require a source of hydrogen and photosynthetic bacteria began to use water। तो उन्हें जो है तो हाइड्रोजन का सोर्स वाटर से उन्होंने लेना शुरू किया और इससे क्या हुआ? H2O ब्रेक डाउन हुआ और ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुई धीरे धीरे एनवायरमेंट में। दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी। सनलाइट लेते थे और फिर CO2 और वाटर को यूज करके ऑक्सीजन रिलीज किया करते थे फॉर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स and carbon dioxide to energetic molecules of sugar, releasing oxygen as a byproduct। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड में और ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। एक पिगमेंट है क्लोरोफिल जिसके कारण ये कलर था ब्लू, और इसीलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स बैक्टीरिया ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड बिगर देन अदर बैक्टीरिया। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इतना इफिशिएंट था कि ये धीरे धीरे क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर हो गए और बिगर देन अदर बैक्टीरिया। दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्स, सो दे ग्रो वेरी फास्ट। एक्चुअली दे जो सन था उसमें इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। सो दे कैन ग्रो वेरी फास्ट एंड इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अ क्वांटिटी। और धीरे धीरे क्या हुआ? फ्रॉम दिस प्रोसेस पॉइजनिंग अदर बैक्टीरिया बिगिंस विद रिलीज ऑफ मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो दीज आर द सम ऑफ द पिक्चर्स। ये एनारोबिक बैक्टीरिया सपोज करिए थे, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। दिस मेथड न्यू मेथड फॉर कैप्चरिंग एनर्जी इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम में एनवायरनमेंट में आ गई। एंड केमिकल रिएक्शन विद आयरन इन द अर्थ क्रस्ट फॉर्म आयरन ऑक्साइड रस्ट। आफ्टर सेवरल 100 million द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर फास्टर with other substances should be gradually accumulated। और इन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट से ये हुआ कि जो अर्थ पे पहले से मौजूद माइक्रोब्स थे, ऑक्सीजन रिच एयर इज act as a poison and consequently first major extinction of about 2.5 million year before except cyanobacteria। ये सारे के सारे माइक्रोब्स जो एनारोबिक्स थे वो किल हो गए और फिर जन्म हुआ पहला आइस एज का। The problem does not stop there। Atmospheric methane is cause of the greenhouse effect। तो जो मीथेन थी वो यहाँ पे देखिए, मीथेन क्या है?
ग्रीन हाउस गैस है, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। तो क्या करती है वो अर्थ को वार्म करती है, एक लेयर बना देती है जिससे सनलाइट जो है वापस वहां पे नहीं जा पाती है। बट द एक्सेस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द मीथेन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर रिड्यूसेस द एबिलिटी टू रिटेन हीट। लेकिन CH4 को अगर ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म CO2 एंड वाटर रिड्यूसेस द एबिलिटी टू रिटेन हीट। तो CH4 O2 के साथ मिला और CO2 प्रोड्यूस होना हुआ प्लस H2O, और जो ये वाटर बना वो एबिलिटी टू रिटेन हीट, धीरे धीरे ये वाटर अर्थ को कूल किया। एंड ऑल्सो बिकॉज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट आइस एज नोन एज ह्यूरॉन आइस एज बिगन्स। धीरे धीरे अर्थ कूल हुई और ह्यूरॉन आइस एज जो वो शुरू हुई। अर्थ इज लाइक अ जायंट स्नोबॉल फॉर सेवरल हंड्रेड मिलियंस ईयर्स अगो एंड द लाइफ इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बट फॉर्चुनेटली एरोबिक बैक्टीरिया बिगेन टू अडेप्ट एंड नो हाउ टू यूज to create energy and excess oxygen is gradually converted। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज पहले हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ अराउंड 21% ऑफ टुडे लेवल। ऑक्सीजन इज हाईली एप्लीकेबल, सो द एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म क्विकली डाइवर्सिफाई एंड इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। तो ऑक्सीजन जो था इट्स यूज हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू क्विकली एंड ऑक्सीजन जो ये जो प्रेजेंट थी इतने ज्यादा अमाउंट में, वो क्या हुई, वो इजिली अवेलेबल थी अदर जो ये ऑक्सी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो इससे क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया क्विकली डाइवर्सिफाई हो गए, है ना, उनमें एवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हुआ एंड इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। धीरे धीरे वो इंप्रूव करने लगे और वो इवॉल्व कर गए मोर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू दैट। साइनोबैक्टीरिया आज भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आप हर जगह देखेंगे, ओशियंस, वाटर, अर्थ, हर जगह दे स्टिल रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर और एक बैलेंस बना के रखा है एंड टेक नाइट्रोजन टू फर्टिलाइज प्लांट्स। सो साइनोबैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर अवर अर्थ। इसके अलावा मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, इंडो सिम्बायोसिस के बारे में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद अ ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विद अ ट्रू न्यूक्लियस, इसका इवोल्यूशन हुआ था 1.4 टू 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। और यूकैरियोट्स लाइकली इवॉल्व बिकॉज ऑफ इंडोसिम्बायोसिस। और ये यूकैरियोट्स कैसे बने, दे बने वो बने ड्यू टू द इंडोसिम्बायोसिस। एक बैक्टीरिया ने इनगल्फ कर दिया अदर बैक्टीरिया को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस प्रोसेस को मैंने इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया है कि मान लीजिए टू बैक्टीरिया है, उन्होंने आपस में एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, लेकिन ये जो बैक्टीरिया को उसने लिया इनगल्फ खाया वो इसी के अंदर रह गया। वन बैक्टीरिया नाउ लिव्स इनसाइड द बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ। बोथ बैक्टीरिया बेनिफिट फ्रॉम द अरेंजमेंट और धीरे धीरे इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी आ गई। द इंटरनल बैक्टीरिया आर पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसिम्बायोसिस और इसका प्रूफ है, मतलब ये जो थ्योरी है इसका प्रूफ है, आपका देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे आर द सेम साइज एज प्रोकैरियोटिक सेल। उनका साइज आप देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर द सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दे हैव डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। दो वो आपस में मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा भी वो डिवीजन कर सकते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। तो ये ओन डीएनए कहाँ से आया होगा, ये माना जाता है कि दे वन सेल ने इनगल्फ कर लिया अदर सेल को और वो जो इनगल्फिंग वाला था वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शुरू हुआ, जिसके कारण ये यूकैरियोट्स का जन्म हुआ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। और इस थ्योरी को अब ये माना जाता है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस एक्चुअली ऑर्गेनेलीज। ओके, और इसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन प्रोबेबली रिजल्टेड इन रैपिड डाइवर्सिफिकेशन। जो नेचुरल सिलेक्शन था ड्यू टू द वेरियस स्ट्रेस कंडीशंस, ड्यू टू द वेरियस एनवायरनमेंट, वो शुरू हुआ और जो बेस्ट स्पीसीज थी वही ग्रो कर पाई। और इससे क्या हुआ, एक रैपिड डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया।
मॉडर्न डीएनए हैज एंजाइम दैट रिड्यूस द रेट ऑफ म्यूटेशन। मॉडर्न डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे वो करके, और दे हैव द एंजाइम्स, मतलब जो अपना काम करने के लिए उनमें वेरियस एंजाइम्स की जरूरत पड़ती थी, और इससे क्या हुआ, रेट ऑफ म्यूटेशंस वो है धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। आरएनए इज नॉट सो लकी मोर लाइकली टू हैव कॉपिंग नंबर। आरएनए बहुत ही सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, और उसमें म्यूटेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो उसमें जो एरर थी वो चांसेस ज्यादा थी। सो इसीलिए मॉडर्न डीएनए का इवोल्यूशन हुआ दैट हैज द एंजाइम्स एंड दैट कुड रिड्यूस द रेट ऑफ म्यूटेशन। हायर म्यूटेशन रेट इन अर्ली इवोल्यूशन देन नाउ। उस टाइम में म्यूटेशन रेट हायर था, जबकि अब म्यूटेशन रेट धीरे धीरे कम हो गया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ओ डीएनए। और धीरे धीरे क्या हुआ, कौन सा? हायर म्यूटेशन रेट इन अर्ली इवोल्यूशन देन नाउ। जो अर्ली प्री जो अर्ली एरा था उसमें म्यूटेशन रेट ज्यादा थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडर्न डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड्स का जन्म, मतलब इवॉल्व हुए, जिसमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती थी, उनको प्रोसेस करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती थी, और इसीलिए क्या हुआ, ये म्यूटेशंस के रेट कम हो गए। जो रेट ऑफ म्यूटेशन है, म्यूटेशंस आप समझते हो कि म्यू हाँ, तो म्यूटेशंस से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है ना। तो क्या हुआ कि अब पहले आरएनए वगैरह में जो रेट ऑफ म्यूटेशन थी वो ज्यादा थी, जब वो अपना रेप्लिकेट करते थे तो उसमें एरर ज्यादा आती थी, जिसके कारण म्यूटेशन ज्यादा होती थी। लेकिन अब इनको क्या है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती थी। जो मॉडर्न डीएनए आप देखेंगे, जो यूकैरियोट सेल में, उनमें हर स्टेप पे आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा ये एरर को सुधार भी सकते हैं, प्रूफ रीडिंग जिसे बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग की कैपेबिलिटी भी इनमें होती है। जो एरर हो जाती है उसको भी ये सुधार सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो हायर म्यूटेशन रेट था उस समय, वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। अब उतना म्यूटेशन नहीं है एज कर प्रीवियस एनवायरमेंट। ठीक है। ओके। सो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर लाइफ का जन्म हुआ। मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर थॉट टू हैव इवॉल्व व्हेन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्टैक टुगेदर। ये माना जाता है कि कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो आपस में जुड़े, और दे शेयर अ ड्यूटीज ऑफ लाइफ, अलग अलग उन्होंने जो काम थे करना शुरू किया। ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेपिडली इंक्रीज द रेट ऑफ अर्ली एवोल्यूशन। Genes and traits began shuffling and combining in a ways they were not capable of before। तो इस तरह से क्या हुआ, जब आपस में उनका न्यूक्लिक एसिड मिलता था तो उससे क्या होता था कि वो शफलिंग हो जाती थी, जीन और ट्रेट की शफलिंग हो जाती थी, और दे कैन कंबाइन इन वेज, जिससे कि वो बेटर उन इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। तो जब आपस में जब सेल डिवाइड करते हैं तो वो आपस में उनका क्रोमोसोम्स आपस में जैसे मिलते हैं, शफलिंग हो जाती है, तो जो बेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में शफलिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, जो कि स्पीसीज को नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करती है। और इससे क्या हुआ, आपको डाइवर्सिटी का जन्म हुआ, वेरियस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि धीरे धीरे इस एरा में कैसे प्री कैम्ब्रियन एरा में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जन्म हुआ। ठीक है, तो एक शॉर्ट में ये आपका इस टेबल में दिखाया गया है। दिस इज प्री कैम्ब्रियन एरा, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट एनिमल सेल। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स का जन्म हुआ, लिविंग सेल्स, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट रॉक्स ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो इस टाइप से ये फिर पेलियोजोइक एरा आया, प्रीमियन, मेस्यूमेरिन एक्सटेंशन। डिफरेंट डिफरेंट इरा में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन धीरे धीरे दिखाया गया है। ये फजिल जो फजिल जैसे मिले हैं और उनकी कार्बन डेटिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग इनके डेट्स को निकाला गया है। नाउ वी आर इन द सीनोजोइक इरा। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये था ये